ओके जी, तो जानिए ये बता दो कि कल एक क्विज आया था आपके पास, वो हो गया? मतलब एक होमवर्क था, हो गया था। उसमें बच्चों को एक कन्फ्यूजन थी कि सर उसमें एंट्री जो है वो 2 बार बनाई हुई थी, एक जून में एक दिसंबर में। आइदर यू मेक इट जून एंड दिसंबर, आइदर यू मेक इट डायरेक्टली। बात एक ही है, क्योंकि आप 2 बार गेम बुक करें या एक ही साथ गेम बुक करें, कोई मसले वाली बात नहीं है, अनलेस क्या एग्जामिनर आपको कह दे कि आपने हर एक डेट पे एंट्री बनानी है, तो भी कोई आपको आई थिंक इशू होना नहीं चाहिए। सिंपल सिंपल था वो। चलें जी, अब हम, सर आपने कहा था कि डायरेक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट जाएंगे आप, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। जिस दिन फेयर वैल्यू दिया हो उस दिन रीवैल्यू करेंगे नहीं, नॉट नेसेसरी। मैंने आपको कहा था सिर्फ रिपोर्टिंग डेट पे करेंगे। सही है अमजद? क्लैरिटी है? चलें, आज हम ज़रा अपना अटेंशन स्पैन थोड़ा और अच्छा रखेंगे, क्योंकि डेट सिक्योरिटीज़ हैं, वो पूछता भी ज़्यादा ये है, तो इस बार चांसेस भी हैं IFRS 9 के ज़्यादा आने के। सर वैसे भी सम किया तो दोनों का एंट्री सेम आंसर था, बिल्कुल ऐसा ही है, वही आएगा, सेम आएगा। चलें, हमने कहा सर आज हम क्या सीख रहे हैं? डेट सिक्योरिटीज़। अच्छा, डेट सिक्योरिटीज़ का मतलब है कि हमारे जो ये इन्वेस्टर भाई हैं, ये किसी कंपनी में फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, राइट? ये किसी कंपनी में फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर ये जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वो कंपनी काउंटर कंपनी क्या अपने शेयर इशू कर रही है या उधार ले रही है? उधार ले रही है। यानी फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर सामने वाली कंपनी के लेट से क्या परचेज कर रहा है? डिबेंचर। इशूअर बोलेगा मैं आपको कागज़ के पन्ने पे लिख के दे रहा हूं कि आपने मुझसे डिबेंचर लिए और मैंने आपको डिबेंचर दिए। एक डिबेंचर इतने का है, उस पर सूद इतने का मिलेगा, इंटरेस्ट रेट। तो मुझे क्या मिलेगा उसके बदले में? इंटरेस्ट, और मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे 2 या 3 सालों के बाद। पहले बताओ कहानी समझ आती है? ये फर्क है पहले वाले और अब वाले में। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं। दूसरा नाम ये होता है कि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। सामने वाली कंपनी कह रही है मैं आपको कागज़ के पन्ने पे लिख के दे रही हूँ स्टैम्प पेपर के ऊपर कि मैंने आपको सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं, उसके बदले में आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं, उस पर मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा। तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट ही हो गई ना, पर इन्वेस्टमेंट इन कौन सी सिक्योरिटी? डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी, पर डेट सिक्योरिटी की ये काइंड्स हैं। डेट सिक्योरिटी की ये काइंड्स हैं, ये काइंड्स हैं, ये किस्मात हैं कि भाई डिबेंचर, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, यू नेम इट, अलग अलग नाम से होती हैं, पर है कौन सी सिक्योरिटी? डेट सिक्योरिटी। क्योंकि कंपनी जिसको मैं पैसे दे रहा हूं वो टेक्निकली मुझे कंपनी का मालिक नहीं बना रही है, मुझसे उधार ले रही है। उसके लिए क्या है? सामने वाले के लिए इक्विटी है, लायबिलिटी है। और लायबिलिटी अंग्रेजी में कौन सी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर अनदर पार्टी। सर पहले भी तो फाइनेंशियल एसेट था, पर वो था शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। अब क्या है? राइट टू रिसीव कैश। राइट टू रिसीव कैश, डेट सिक्योरिटी। बात समझ आती है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ आती है? बेसिक बेसिक बात, एक रिकैप है जल्दी से। ओके, अब मुझे आपने बता दिया भाई ये 2 बातें हो गई, हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब होता यह है कि ये इशूअर जो है ये बनाएगा एक एग्रीमेंट। इशूअर बनाएगा एक एग्रीमेंट और इशूअर कहेगा कि वी हैव इशूड 10,000 debentures of rupees 100 each carrying a return of 15%। अब कहानी सुने,
ये एग्रीमेंट कौन बना रहा है जल्दी बताओ? इशूअर बना रहा है। इशूअर कौन है? जो पैसे ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। किससे ले रहा है? इन्वेस्टर से। ये लिख के दे रहा है कि भाई हमने आपको 10,000 क्या इशू किए हैं। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। ये 100 रुपए कहलाती है फेस वैल्यू, पार वैल्यू। शेयर्स में भी होती है ना फेस वैल्यू, पार वैल्यू शेयर्स में भी होती है। अच्छा, क्या ये पैसे वो मुझसे ऐसे ही ले रहा है या मुझे रिटर्न देगा? कितने का? 15% का। यहां तक साथ है? चलें जी। यानी ये जो 15% है, ये जो 15% है, ये जो 15% है, इसको क्या मैं ये नाम दे सकता हूं अगर तुम लोग मुझे ओके दो? सर इसको मैं नाम दे रहा हूं रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। क्या ये बात सही है? ये है रिटर्न, भाई वही प्रोवाइड करता है ना, ऐसा ही है ना। और इसको कहा जाता है अंग्रेजी में कूपन रेट। आज के बाद मैं अल्फाज यूज करूं कूपन रेट, तो उसका मतलब है ये वो रेट है जो मुझे किसने दिया है? इशूअर ने। इशूअर कह रहा है मैं आपको कूपन इतने का दूंगा, तो मतलब रिटर्न इतने का दूंगा। बात समझ आ रही है? आज के बाद सवालों में लिखा हुआ देखो, प्रैक्टिकल लाइफ के किसी डॉक्यूमेंट में देखो कूपन रेट इतना है, तो उसका मतलब क्या है? ये कौन सा रिटर्न है? कौन प्रोवाइड कर रहा है? इशूअर। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अच्छा वापस से एक रिकैप, कितने डिबेंचर इशू कर रहा है? 10,000। एक कितने का है? वो एक 100 रुपए का जो डिबेंचर है, वो 100 रुपए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑन द फेस ऑफ इट 100 रुपए का है। क्लियर है? अच्छा भाई, क्या फ्री में मुझे पैसे दे रहा हूं मैं उसको, या वो मुझे रिटर्न प्रोवाइड करेगा? उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कूपन रेट। बात क्लियर है? अच्छा एक सवाल, हाँ देखो ये है तो इंटरेस्ट रेट, बट IFRS 9 की जबान में इसको कूपन रेट भी कहा जाता है। क्लियर है क्या? ये इंटरेस्ट रेट, पर उसको हम अदर वे राउंड क्या कह रहे हैं? कूपन रेट। इशूअर देगा एज एन इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर, मींस राइट टू रिसीव इन्वेस्टर का। बिल्कुल ऐसा है। चलें ओके, यहां तक कोई मसला? पक्की बात है, क्लैरिटी है। अब हम किसके पास चल रहे हैं? इन्वेस्टर के पास। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, यहां पे जो इन्वेस्टर है, यहां पे जो इन्वेस्टर भाई साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि फेस वैल्यू पर डिबेंचर कितनी है मेरे बच्चों? 100 है पर डिबेंचर। यही एग्री हुई है? हाँ जी। अच्छा अब आप जब ये इन्वेस्टमेंट करने गए ना, बीच में एक बैंक है, बीच में एक, ये मैं इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है आज, तुम्हारी सोच है, क्योंकि देखो हमें टाइम कम है आज, हमें क्योंकि अच्छा खासा टाइम ऑडिट में लगाते हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेंशन स्पेंड बड़ा अच्छा रखना। आज सिर्फ मैं, कल की क्लास में हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। आज मैं तुम्हें कोशिश करके अकाउंटिंग नहीं सिखाता, सिर्फ मैकेनिक्स सिखाता हूँ, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ, इसकी दुनिया में एंटर हो पाएँ। सुनिएगा फोकस के साथ। फेस वैल्यू पर डिबेंचर है 100 रुपये। अच्छा मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, आप मुझे बताएंगे एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो मैंने खरीदे कितने हैं? 10,000। अच्छा जी ओके, मैंने कहा कि सर अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करूं और इसको मिटा दूं, तो मैं कहता हूं कि सर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, अमाउंट कितनी आती है? 1 मिलियन। ये 1 मिलियन को क्या मैं कह सकता हूं कि ये पैसे इसके पास जाएंगे? हाँ या नहीं? बीच में बैंक है, बैंक बोल रहा है भाईजान मैंने आपको इन्वेस्टमेंट अरेंज करा के दी है, मैं क्या लूँगा? कमीशन। मैं क्या लूँगा? कमीशन। अच्छा उसको हम कहते हैं
ट्रांजैक्शन कॉस्ट, है ना। वो बोल रहा है भाई मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट लूंगा 1.5%, 1.5%। प्लीज मेरी बात फोकस होकर सुनना। मुझे आप एक बात बताते हैं कि अगर मैं सिर्फ समझाने के लिए ये कहूं कि 1 मिलियन के ऊपर 1 मिलियन के ऊपर आप 1.5% लगाएं तो कितना आता है? 15,000 आता है। चलें जी, 15,000 आ गया। ये मेरे बच्चों कुल मिला के कितना हो गया? ये अमाउंट हो गई, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब हमने किया क्या? हमने फेस वैल्यू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्लस कर दिया। फेस वैल्यू में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्लस कर दिया। यहां तक हम साथ हैं? पक्की बात है। जल्दी से वापस से, हम कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं? उसका नाम क्या है? डिबेंचर। कितने खरीद रहा हूं? एक कितने का है? 100 रुपए का। कूपन कितना है? और कूपन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय इशूअर। वेरी गुड। जो वो मुझे देगा उसका एक्सपेंस है, मेरी इनकम है। उसका एक्सपेंस है, मेरी इनकम है। ऐसा ही है ना, उसका एक्सपेंस है, मेरी इनकम है। ऑनलाइन वालों यहां तक साथ हैं? यहां तक हम साथ हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे फिर मैंने कहा आओ हम देखते हैं इन्वेस्टर क्या करेगा। इन्वेस्टर ने बोला 10,000 डिबेंचर खरीदें, 100 का एक है। इशूअर की जेब में कितने जाएंगे? 1 मिलियन। अच्छा, 15,000 इशूअर को देंगे, बैंक को। 15,000 किसकी जेब में जाएंगे? बैंक कौन है? ब्रोकर। वो क्या ले रहा है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ऐसा ही है। चलें, अब आप मुझे ये बात बताएं, सही है 15,000 तो एक्सपेंस आउट हो रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, ये तो बात है। 15,000 को मैंने एक्सपेंस आउट किया, कैपिटलाइज किया है। अच्छा, अब मैं एक एंट्री बनाऊंगा, मेरे बच्चों फोकस होकर सुनना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 1015,000। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये इन्वेस्टमेंट के अंदर कितनी चीजें शामिल हैं? 2। एक वो पैसा जो किसको गया है? इशूअर को। वेरी गुड। और एक वो पैसा जो किसको गया है? बैंक को। पर मैंने दोनों कैपिटलाइज किए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई आपसे पूछा आपने कितने की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आप क्या बोलेंगे? 1 मिलियन की या 1015 की? वही किया भाई। ये बात समझ आ रही है यहां तक? पक्की बात है। अच्छा, अब एक एक करके सुनना है, अब यहां पे मैंने अपनी रिटर्न असेसमेंट की। रिटर्न असेसमेंट का मतलब है इन्वेस्टर कितने कमाएगा। अच्छा, पहले बिफोर आई मूव फर्दर, पहले मेरे बच्चों बता दो, यहां तक की कहानी क्रिस्टल क्लियर है कि 10,000 डिबेंचर खरीदे, 100 रुपए का एक है, तो सर आपको 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है ना आपने 15,000 क्यों कैपिटलाइज किया? भाई इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन की है, 1015 की है, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी तो आपकी जेब से लगी है ना। तो आप बोलोगे आपने कितने पैसे लगाए? 1015। वापस से, कितने पैसे लगाए? 1015। पहले बताओ, ये दिमाग में फिक्स होता है कि 1015 पैसे लगाएं। क्या मैंने रिटर्न असेसमेंट की अभी कि कितने कमाऊंगा? नहीं, अभी करेंगे। सिर्फ इतना, आगे की चीजें साइड में। अभी मुझे बताओ पैसे कितने लगे हुए? 10। कोई आपको बोले आपने जो सामने इन्वेस्ट किए कमाने के लिए, कितना भी कमाने के लिए, अभी देखते हैं, उसके लिए जेब से कितने लगे? 1 मिलियन नहीं ना, 15,000 ऊपर, वो कैपिटलाइज कर दिए मैंने। यहां तक साथ है ऑनलाइन में? तो जल्दी बताओ प्लीज, फोकस के साथ। ये इतना टेक्निकल है, मैं तुम्हारे लेवल पे आके तुम्हें एक 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 करके मैं तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। ये मेरी श्योरिटी है, खाली फोकस होकर रहो यहाँ पे। इधर बाकी बच्चे भी, भाई हमजा कह रहे हैं ओके, फैजान कह रहे हैं ओके, हाँ जी, बाकी भी कह रहे हैं ओके। चलें जी, गुड, वेरी गुड। चलें आगे, रिटर्न असेसमेंट। अब मैं अगर ये कहूं तुम्हें कि ये जो डिबेंचर्स हैं, मैंने कितने सालों के लिए उसको पैसे दिए हैं? 3 सालों के लिए। सही है जी। तो मैंने कहा एक बात है, मैंने कहा पहले आ गया
ईयर 1, पहले क्या आ गया, ईयर 1। मैंने सामने वाले इशूअर को कहा भाईजान पैसे, उसमें तो कौन से पैसे, मैंने बोला भाईजान आपने वादा किया है कि आप कितना % रिटर्न देंगे, 15%। अच्छा, उसने कहा सही है भाई, तो पक्का 15% देगा ना वो, क्योंकि रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर, रिटर्न तो 15% ही देगा। अभी एग्री हुआ था, डे 1 पे एग्री हुआ है, कितने सालों के लिए। अच्छा, उसने कहा मैं आपको रिटर्न दूंगा इस पे। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, मेरे तो पैसे ज़्यादा लगे हैं। उसने बोला भाईजान वो मुझे नहीं दिया आपने, वो बैंक को दिए हैं, वो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। वो क्या है, मैं रिटर्न किस पे दूंगा, जितने मुझे मिले भाई। मेरा जो एग्रीमेंट है वो ये है, आप देख रहे हैं एग्रीमेंट में लिखा हुआ है अल्लाह की कसम 10,000 × 100। क्लैरिटी है, बात समझ आ रही है। चलें अब मुझे बताएं कितनी अमाउंट आ गई। क्या बस ये कमाऊंगा या अगले साल भी कमाऊंगा। अच्छा चलें, अगले साल भी कमाऊंगा। फिर यही होगा, पैसे पड़े हुए ना उसके पास, हाँ या नहीं। चलें फिर हम आ गए ईयर कुल मिला के कितनी कमाई, 450। अच्छा, इस पे अगर मैं ये लिखूं, अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय, उसका क्या ही है, एक्सपेंस, हमारी क्या है, इनकम। वेरी वेल डन, बिल्कुल सही बात। यहां तक कोई मसला है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। अच्छा फिर अब सुनना फोकस के साथ। मुझे लगता है ये तो वो रिटर्न है जो वो मुझे दे रहा है। आपको नहीं लगता कि ये जो 15,000 रुपये की अमाउंट है ये आपको वापस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। क्या 1 मिलियन वापस मिलेंगे, कौन वापस देगा, इशूअर। पहले बताओ, अब यहां तक वापस से यहां पे लिखेंगे, हम यहां पे लिखते हैं 1 मिलियन आप लोग सब कह रहे हैं खुद से, क्या होगा, वापस मिलेंगे, किससे, इशूअर से। ये हो गया भाई। बट हाँ जी, 15,000 वापस नहीं मिलेंगे। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर इस 15,000 को एक्सपेंस आउट करेगा। भाई आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताओ, जेब से कितने गए थे, 1015, वापस कितने आएंगे। तो आप इशूअर को बोले ना यार 1015 वापस दे, बोलेगा मेरी जेब में कितने आए थे, वापस भी कितने दूंगा, 15,000। अब मैं एक पंच लाइन कह रहा हूं, क्या 15,000 का तुमने खर्चा किया था इसको कमाने के लिए, है या नहीं है भाई। क्या मैं ये कह सकता हूं, तुम लोग अब सब एक साथ एक इक्वालिटी में बताना, क्या मैंने 4,50,000 कमाने के लिए 15,000 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एडिशनल बियर किया है, हाँ या नहीं, बिल्कुल किया है। तो मैं आपसे पूछूं अब अंग्रेजी वापस से, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द इशूअर, रिटर्न इज नॉट इक्वल टू द रिटर्न दैट आई हैव अर्न्ड। वापस, मुश्किल है मुझे पता है, थोड़ा सा तुम्हारे लेवल पे आके बताया ना। मुझे लगता है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द इशूअर इज नॉट इक्वल टू द रिटर्न दैट आई हैव एक्चुअली अर्न्ड, क्योंकि ये 15,000 का जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस है वो इसमें से हटाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी असल कमाई कितनी है, कितनी आ रही है, 435,000, ऐसा है।
अच्छा, अब फरहान कह रहे हैं कि सर लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो कैपिटलाइज होती है, एक्सपेंस आउट नहीं। उसको एक्सपेंस आउट करना है, उसको एक्सपेंस आउट आगे जाके कैसे करना है वो मैंने अभी सिखाया आपको। मैंने स्पेसिफिकली कहा कि मैंने अभी अकाउंटिंग नहीं सिखाई, मैं सिर्फ मैकेनिक्स जार्गन्स सोचने का तरीका सिखा रहा हूं। अगेन अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, पहले दिन पे मैंने कैपिटलाइज किए? हाँ नहीं, कितने की किए? 15,000 किए ना। ये ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट होनी है, पर उसको समझाने के लिए पूरी कहानी बनाई कि कोई आपसे पूछे कि सामने वाली कंपनी को तुमने पैसे कितने दिए? 1 मिलियन, और 15,000 रुपए ऊपर से लगाए, तो जेब से कितने गए? आज आपने कैपिटलाइज कर लिया। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसमें से 1 मिलियन तो वापस आ जाएगा, कौन देगा? इशूअर। ऑनलाइन में तो यहां तक साथ हो, जल्दी बताओ इशूअर, या जल्दी बताओ यहां तक बात साथ हो, जल्दी बताओ। इशूअर वापस देगा आपको, जल्दी से। सारे बच्चे, सबसे पूछ रहा हूं, मतलब सबसे पूछ रहा हूं, जल्दी। इशूअर वापस देगा। कौन से पैसे हैं जो वापस नहीं आएंगे? 15,000। वो क्या थे? ट्रांजैक्शन, वो पैसे जो तुमने लगाए ऊपर इसको कमाने के लिए। एग्रीड? स्टैंडर्ड ये कहता है तुम इस 15,000 को आज कैपिटलाइज करो और इसको ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट करना। मैंने अभी अकाउंटिंग सिखाई नहीं है, पर वो एक्सपेंस आउट करने का सही कह रहा है ना। क्यों कह रहा है? क्योंकि वो वापस, और वो 3 सालों में क्यों कह रहा है? क्योंकि इसका फायदा कितने साल है, तो अमोटाइज भी कितने साल होगा? 3 साल। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, आपको ये बात समझ आ रही है कि अमोटाइजेशन होगी, एक्सपेंस बुक होगा कितने साल? 3 साल। व्हाई नॉट इन द फर्स्ट ईयर? क्योंकि उसका बेनिफिट कितने सालों का है, तो मैं स्प्रेड भी कितने सालों में करूंगा? 3 साल। पर अभी मैंने करना सिखाया नहीं है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है। पहले बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आती है? पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन, तो ये बात समझ आती है? 1 मिलियन जो वापस आएंगे उसकी वैल्यू भी तो गिर गई ना 3 साल बाद। नहीं नहीं नहीं, तो बेटा ये सूद दे रहा है, वो उसकी वैल्यू को कोप अप करने के लिए तो दे रहा है। आप अगर कैश फ्लोस को प्लॉट करें 15% वापस प्रेजेंट वैल्यू लें, आंसर 1 मिलियन ही आएगा। सही है जी, उसकी वैल्यू नहीं गिरेगी भाईजान। हेलो, उसकी वैल्यू नहीं गिरेगी। क्लियर है? ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, 2 चीजें। जब मैंने डिबेंचर खरीदे तो एक डिबेंचर कितने का था? 100 का। आपने 1.5% पर डिबेंचर ज्यादा दिए, पे किसको दिए? इशूअर को, ब्रोकर को? अच्छा, ओसीआई मॉडल में इसलिए कर रहे हैं। नहीं, देखो मैंने यहाँ पे मॉडल की बात की, या मैं एक जनरल मैकेनिक्स बता रहा हूँ। मॉडल सब आगे सीखेंगे, अभी अल्लाह की कसम अकाउंटिंग नहीं सीखी। मैं अकाउंटिंग शुरू करा दूंगा, दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी। पहले आप ये तो समझ लो मार्केट में होता क्या है, फिर हम अकाउंटिंग सीखेंगे इसकी। अभी अगेन वापस से ईमान और सारे बच्चों, क्या अकाउंटिंग सिखाई है या जेनरिक बात कर रहे हैं? जेनरिक बात कर रहे हैं, ताकि पहले समझे तो सही होता क्या, ताकि फिर अकाउंटिंग भी समझ आएगी। फिर जेनरिक बात हो रही है, अभी अकाउंटिंग नहीं हो रही है। आगे वापस से मैंने कहा 10,000 डिबेंचर खरीदे, 100 का एक था, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की, जेब से कितने आउटफ्लो हुए? 2। एक पैसा किसकी जेब में गया? दूसरा बैंक। मैंने कैपिटलाइज दोनों कर दिया, उसमें से वापस कौन सा आएगा? इशूअर वाला, बैंक वाला वापस। तो मैंने स्टैंडर्ड को बोला भाई बताओ क्या करूं इसका? उसने बोला भाई ये अपने आप से सवाल पूछो ना, ये पैसे आपने क्या कुछ कमाने के लिए दिए हैं? हमने बोला यस। कितने साल की कमाई है? तो एक्सपेंस आउट कितने सालों में करूंगा? पर एक्सपेंस आउट तो होगा ना, क्योंकि वापस नहीं आएगा। कैसे होगा ये सीखा, या सिर्फ मैकेनिक्स समझ रहे हैं? मैकेनिक्स समझ रहे हैं। आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा 3 सालों में तुम लोग मुझे बताओगे, अब समझने की बात है, फिर कंक्लूड करूंगा मैं क्लास। 3 सालों में मैंने इशूअर से कितना कमाया? 450। पर मेरी असल कमाई कितनी है? अच्छा, तो यानी हम ये कहें सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द इशूअर इज नॉट इक्वल टू द रिटर्न दैट आई एम एक्चुअली अर्निंग। अंग्रेजी समझ आई? रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द is not actually the return that I am actually earning. मैं असल में कितना कमा रहा हूं? 435,000। वो कितना दे रहा है? तो कम कैसे हो गया? कोई आपसे पूछे आपने इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितने कमाए? 450 या 435? अब याद रखना, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट हो, दूसरे के लिए
पर अब सर जब ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक बार कैपिटलाइज हो गई तो इसको इधर नेट करने में कंसिडर क्यों कर रहे हैं, रिवर्सल हो रहा है इसलिए। अबे भाई जब इन्वेस्टमेंट से उसको निकालोगे तो क्या एंट्री बनाओगे, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट। मैंने क्या अकाउंटिंग सिखाई, मैं 5वीं बार कह रहा हूँ, 5वीं बार का मतलब समझते हो, 5वीं बार क्या अकाउंटिंग सिखाई या मैकेनिक सिखाना। वो बोल रहा है कि सर आपने जब इसको कैपिटलाइज कर दिया तो यहाँ से माइनस क्यों कर रहे हैं। भाई जब कैपिटलाइज कर दिया एक्सपेंस आउट करूंगा तो क्या एंट्री बनाऊंगा, एक्सपेंस डेबिट। और इन्वेस्टमेंट पीपी को कैपिटलाइज करते हो क्या एंट्री बनाते हो, पीपी डेबिट कैश, और एक्सपेंस आउट करते हो क्या एंट्री बनाते हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और पीपी हो रहा है ना एक्सपेंस। अकाउंटिंग सिखाई या सोचने का तरीका सिखा रहा हूँ। फरहान मेरे भाई बात समझ आ रही है, फरहान जानी बात समझ आ रही है। सिंपल एक्सपेंस की एंट्री होती है ना, एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, क्या वो अभी बनाई है या बनाएंगे अभी हम सिंपल सीख रहे हैं कि चल क्या रहा है। वापस से मेरा मुद्दा क्या है, ये समझाना एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट है। अच्छा फाइनेंशियल एसेट भी कौन सा है, इक्विटी सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटी। इससे जो आपकी कमाई है, किसकी, इन्वेस्टर की, वो एक्चुअल कमाई जल्दी से लिख के बताओ आप लोग, ऑनलाइन वालों आप लोग सोच के बताओ वो कितनी है। कोई आपसे पूछे इस कॉन्ट्रैक्ट से आपने कितना कमाया, तो आप ये नहीं कहेंगे 450 आप ये कहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट से मैंने एक्चुअल में कितना कमाया, 435। तो अगर मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाना चाहूँ, बताना चाहूँ, क्या इस बात पे यकीन आ गया है, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द इशूअर इज नॉट इक्वल टू द रिटर्न दैट आई एम एक्चुअली अर्निंग। यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द इशूअर इज नॉट एक्चुअली द रिटर्न दैट आई एम अर्निंग। यानी हम अब कंक्लूड कर रहे हैं इसको सीधी जबान में, जो वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है हो सकता है मेरी असल कमाई वो ना हो। किसकी वजह से, क्योंकि यार इसको कमाने के लिए मैंने एडिशनल पैसे दिए हैं। तो वो 1 मिलियन भी तो दिए थे, वो कहाँ गए, वो तो वापस आ जाएंगे ना। वापस क्या नहीं आएगा, 15,000। क्या वो 15,000 मेरे पास वापस आएंगे या एक्सपेंस हो जाएंगे, कितने सालों में। क्या करना सिखाए या करेंगे, करेंगे, इसे समझने की बात है। आगे मीन्स कमा रहे हैं पर ईयर नहीं, हाँ 10,000 कौन कमा रहा है पर ईयर, पागल हो गया क्या, 150 कमा रहे हैं। ये कैसी बात कर दी हसीब, हम एक साल में कितना कमा रहे हैं, 150। हाँ उसको अमोर्टाइजेशन जो अगर करेंगे तो वो आएगी, वो अमोर्टाइजेशन अभी सीखनी है। मैं अगर ओवरऑल बात करूं, जैसे एक बच्चा कह रहा है, ये हसीब कह रहा है कि सर अगर नेट बेसिस पे देखें तो 1,45,000 कमा रहे हैं। हाँ नेट बेसिस पे हर साल कितना कमा रहे हो, 1,45,000, बिल्कुल सही कह रहा है वो, अभी उसने सही बोला है। नेट बेसिस पे हर साल कितना कमा रहे हो, क्योंकि 1,50 वो दे रहा है 5 का एक्सपेंस, 1,50 वो दे रहा है 5 का एक्सपेंस। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों आपको बात समझ आ रही है, अमोर्टाइज होगा ना वो एक्सपेंस, क्लियर है। जल्दी 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 बाकी सारे बच्चे 1 मिलियन ऐसे वापस आएगा ना। आप देखो इन्वेस्टमेंट आपकी 15,000 थी, 5,000 से या XYZ अमाउंट से पहले साल कम होगी, दूसरे साल कम होगी, तीसरे साल कम होगी, कितना रह जाएगा इन्वेस्टमेंट में, 1 मिलियन। क्योंकि देखो 1 मिलियन की आपने 1015 की इन्वेस्टमेंट की है ना, तो 1015 की इन्वेस्टमेंट में से कितना वापस आएगा, 1 मिलियन। कितना नहीं आएगा, 15,000। तो 15,000 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप उसको क्या कर दोगे, एक्सपेंस आउट, तो वो क्या हो जाएगा, 0। बचेगा कितना, वापस आ जाएगा 1 मिलियन। तो कोई आपसे बोले कि इस 1015 की इन्वेस्टमेंट में वापस कितना आएगा, सही है। तो भाई हमने यहाँ पे असेसमेंट की। अच्छा अब ये जो 1,50 है, कि हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये जो 1,50 है, ये जो 1,50 है, ये जो 1,50 है, ये तो मैं अलग से बुक कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो उसके ऊपर मिल रहा है। तो ये इनकम्स तो कमा रहा हूँ, पर मैंने आपको सोचने का सलीका दिया, ये जो मैं इनकम्स कमा रहा हूँ 1,50 1,50 1,50, क्या इसको कमाने के लिए मैंने कोई एडिशनल खर्चा किया है, वो कितना है, 15,000। ये रहा 5,000 रुपये सालाना, 15,000 रुपये 3 सालों में, तो नेट कितना कमाया, 435। अब बताएं बात समझ आती है, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात क्लियर है, जल्दी से सारे बच्चों, सारे के सारे बच्चे।
असमा कह रहे हैं क्लियर है, हमजा कह रहे हैं क्लियर है, हसीब कह रहे हैं क्लियर है, फैजान ईमान कह रही हैं क्लियर है, बाकी बच्चे भाईजान बाकी बच्चे सबसे पूछ रहा हूँ, आदिल कह रहे हैं, फैजान तुम भी कह रहे हो ओके, अमजद भाईजान वेरी गुड। चलें अब वापस से मेरी वाली बात पे आते हैं। आर यू एग्रीइंग ऑन दिस पॉइंट दैट रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द इशूअर इज डिफरेंट फ्रॉम द रिटर्न अर्न्ड बाय द इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बिकॉज ऑफ, अच्छा जी बात क्लियर है, ओके। अब मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाता हूँ। वो ये कहता है मतलब स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये जो रिटर्न अर्न्ड बाय द, क्या लिखूं, वेरी गुड यार, रिटर्न अर्न्ड बाय द इन्वेस्टर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसको हम कह सकते हैं एक्चुअल रिटर्न अर्न्ड बाय द इन्वेस्टर, एक्चुअल रिटर्न। तो इसको वो कहता है, इसका नाम देना IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। असल में इतना कमाया, IRR का मतलब क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। असल में इतना कमाया, असल में इतना कमाया। अच्छा अब पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आता है? कूपन का मतलब क्या है? इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय। पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा असल रिटर्न क्या इशूअर के रिटर्न के इक्वल है या उससे कम है? चलें तुमने बता दिया, मजा आ जाएगा, मैं मान जाऊंगा तुम लोग ना कॉन्सेप्ट समझ गए हो। वो रिटर्न कितना परसेंट प्रोवाइड कर रहा है, सब ने यकजहती से बताना है। ऑनलाइन वालों बड़ी मेहनत की है कॉन्सेप्ट बनाने पे। वो कितना परसेंट रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है? 15%। 15% सबने लिखना है, 15%, वेरी गुड। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने परसेंटेज निकालना सिखाई नहीं है, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। पर अगर तुम्हारा इंसानी दिमाग क्या कहता है, मेरा एक्चुअल रिटर्न 15% होगा या उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा? कम होगा। क्यों? आप उसको यूं कहें, देखो यहाँ पे भी कह रहे हैं कम होगा, सही जगह पहुँच गए। आप बोलेंगे सर मेरा रिटर्न 15% तब होता है जब मेरी जेब में 4.50 आते हैं, मेरी जेब में उससे, तो मेरा एक्चुअल रिटर्न परसेंटेज टर्म्स में जो भी होगा वो 15% से कम होगा। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? आपको पता है IFRS 9 क्या कहता है? आपने अकाउंटिंग जो करनी है वो IRR से करनी है। कहानी इतनी लंबी करके यहां लाना था। आपने जो अकाउंटिंग करनी है वो कौन से रेट पे करनी है? अच्छा IRR पे क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल। पहले बताओ बात समझ आ रही है? एक्चुअल। भाई कोई आपसे पूछे कि आप अगर अकाउंटिंग 15% पे करेंगे तो आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी, और अगर IRR पे करेंगे तो आपकी इनकम बिल्कुल सही आएगी। अच्छा जो अगर मैं IRR पे अकाउंटिंग करूंगा, अल्लाह की कसम खा रहा हूं, 5 बार कह रहा हूं, मैंने सिखाई नहीं है, सिर्फ वहां कॉन्सेप्ट पे ले आया हूं कि कैसे करेंगे अकाउंटिंग, दैट वी विल डिस्कस। पर कहने का मतलब है अगर आप IRR को यूज करके अकाउंटिंग करेंगे तो इंसानी दिमाग जो तुम अभी सोच सोच के यहां तक पहुंचे, IRR के हिसाब से अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे लगता है, आपको लगता नहीं लगता भी आप बताएंगे, IRR को यूज करके अकाउंटिंग करूंगा तो मुझे लगता है उसमें इनकम भी बुक हो जाएगी, एक्सपेंस भी नेट हो जाएगा, नेट आएगा। बात समझ आ रही है? देखो वापस से, अगर मैं IRR को यूज करके अकाउंटिंग करूंगा तो उसमें इनकम भी बुक हो जाएगी, एक्सपेंस भी नेट हो जाएगा। पहले बताओ कहानी समझ आ रही है? दैट्स वाई ये स्टैंडर्ड कहता है कि भाईजान आप जब किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो उसका असल IRR निकाल लेना। अच्छा क्या एग्जाम में निकालने को आएगा? नहीं, आपको IRR गिवन होगा। अगेन सेटिंग असाइड ऑल द अदर थिंग्स, क्या मैंने अकाउंटिंग सिखाई है? नहीं सिखाई है, पर क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? आज के बाद मैं तुमसे पूछूं कूपन इज इक्वल टू IRR? नहीं, कूपन इज हायर, IRR इज ड्यू टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये मेरी असल कमाई 15%, मेरी असल कमाई 15% से कम है, तो मुझे अकाउंटिंग भी किस पे करनी है? 15% से कम पे, और जो के कहलाता है IRR। बात क्लियर है? पहले बताओ, हाँ ये देखो ना, वो गले की क्यूरियोसिटी आ गई कि अकाउंटिंग कैसे होगी। पर पहले बताओ कॉन्सेप्चुअली मजा आया कि कैसे हमने कनेक्ट किया है कि मार्केट में क्या होता है। मैंने तुम्हें पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज दी है कि ऐसे 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 करके हम असेसमेंट करते हैं। ऑनलाइन वालों प्लीज सारे बच्चों यार, सबसे पूछ रहा हूँ मैं जल्दी से, फरहान, हसीब, हमजा, ईमान, सारे बच्चे सबसे पूछ रहा हूँ मैं जल्दी,
क्योंकि मुझे ये श्योरिटी चाहिए कि तुम्हें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गए हो। हाँ जी, कह रहे हैं ग्रेट हो गया जी, बेहतरीन है। फरहान कहाँ गया? निदा भी कह रही है क्लियर हो गया, फैजान भी कह रहे हैं ओके बेहतरीन हो गया। चलो अब बिफोर वी कंक्लूड द क्लास, खाली मैं रीड कर रहा हूँ एक चीज़, अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा, अगेन बार बार क्लियर। हलवा हो गया, चलिए जी शुक्रिया। अब इधर देखें, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी परचेज 5000 डिबेंचर जनवरी 1 2018 फॉर ऑफ रुपीज। इसमें कोई नई चीज है या अभी सी फैमिलियर है? अभी सीखी थी ना। आगे कैरिंग अ रिटर्न ऑफ 15% क्या है? कूपन रेट। क्लियर है? अब देखो मैंने तभी बताया कि तुम्हें, अब देखो मैं बता रहा हूँ 15 नंबर का सवाल आता है, 10 नंबर का सवाल आता है, फ्री के नंबर होंगे, पर तमीज से तब कर पाओगे जब नॉलेज हो पीछे क्या यार और उसमें फ़र्क क्या है। आगे सुने, फॉर 3 ईयर्स, कितने सालों के लिए? वो कह रहा है रिडीमेबल एट पार, यानी मैंने जो पैसे लगाए वो मुझे वापस मिल जाएंगे कितने सालों बाद। आगे क्या लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी पे की है? अच्छा अब आप मुझे खुद बताएंगे सोच के, इतनी नॉलेज के बाद, क्या यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर कितना % है? हमारा एक्चुअल रिटर्न उतना ही होगा, कम होगा? क्यों? अच्छा नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, जर्नल एंट्रीज बना के दो, जबकि आपका इफेक्टिव रिटर्न कितना है? इतना कम हो गया। तो ये 10% के अंदर क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई है? तो आप जो इनकम बुक करेंगे वो ऑलरेडी नेट होगी। किससे नेट हुई होगी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट से। अकाउंटिंग कल की क्लास में सीखते हैं, पर पहले बताओ फिनोमेना समझ आ गया कि हमें कोई तुमसे पूछे तुमने असल में कितना कमाया, 15% या 10.9140? जब अकाउंटिंग सिखाऊंगा तो मैप कराऊंगा कि मैं इनकम उतनी ही बुक करूंगा जितनी होनी चाहिए थी, जो तुमने डे 1 पे सोची। यानी अगर मैं इस केस में IRR निकालता तो जो भी आता वो 15% होता, उससे कम होता, उससे कम होता। पर मैं अगर IRR को यूज करके हर साल जो इनकम बुक करता उसका टोटल कितना बनता? 450 या 435? 435 होना भी कितना चाहिए? 435। पहले बताओ कहानी समझ आती है? इसको मैं आपको देता हूं कॉपी करना अच्छे से, कल की क्लास बड़ी अहम होगी, हम इसको ऑल टुगेदर अकाउंटिंग से लिंक करेंगे। सही है? चलें जी मिलते हैं अगली क्लास में। अभी शेयर करता हूँ मैं PDF, चलें मैं भेज देता हूँ। चलें ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी।